किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं मंझगांव सकलाना पट्टी टिहरी गढ़वाल के प्रगतिशील किसान भागचंद्र रोमोला जी। तरह तरह के उत्पाद ये बना रहे हैं और खेतीबाड़ी का आधुनिक तरीका अगर कोई करना चाहे तो इनसे जाने। तो इन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रोमोला जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। प्रगतिशील किसान आपको कहा जा रहा है। किस तरह से आपने खेतीबाड़ी को देखा और किस तरह से खेतीबाड़ी आपने करनी स्टार्ट करी कि आप आज एक अच्छे खासे मुकाम पर हैं? धन्यवाद। खेतीबाड़ी जो है वो हमें विरासत में मिली है। हम पहाड़ से किसान हैं और दादा परदादा के जमाने से हम भी खेती करते। केवल बदलाव आया है तो तौर तरीकों पे जी। हमने उसको थोड़ा सा नए तरीके से शुरू किया है और वो लोग पुराने तरीके से खेती करते। तो कौन से नए तरीके आपने अपनाए? अच्छी तरीके की खाद बनाना, जैसे केंचुआ खाद बनाना जी। और कौन सी सब्जी कब लगानी है वो उस चीज को ध्यान दिया। और कब कब इसमें पानी की सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, कब अच्छे रूप में कहाँ इसका मार्केट मिलेगा, इस तरीके से हमने इस खेती को करना शुरू किया है। प्रजातियां भी आपने तरह तरह की उगाई हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि अगर हम अपने श्रोताओं को भी दिखा पाते हैं, तरह तरह के उत्पाद आप हमारे लिए भी दिखाने के लिए लाए हैं। तो किस तरह से आपके मन में आया कि हम इस तरह की प्रजातियों को भी यहाँ लगा सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जापान के एक स्कूल चलता है इलाहाबाद नैनी में जी। वहाँ पे एक डॉक्टर म्योरा है, वो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। और उन्होंने एक संस्था है उसके थ्रू हमारे क्षेत्र को चुना और हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा बीज देके बीज तैयार करके फिर हमें आगे का मार्केट दिखाया। दूसरा, वो लोग हमें ट्रेनिंग दिया है कि किस प्रकार आपको खेती करना है, क्योंकि मैं दो तरीके की खेती करता हूँ। एक तरीका यह है कि मैं जैपनीज खेती करता हूँ, जो इसमें जैपनीज प्रोडक्ट है मेरे पास 5-6। और दूसरे तरीके की मैं अपने पहाड़ को नहीं भूलना चाहता हूँ, जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है, जो हमारे लोकल चीजें हैं, जहाँ पे हमारे पहाड़ को पहचान मिलती है, हमें वो भी करना अति आवश्यक है। जी, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे सुनने को कि आप दो तरह की खेती कर रहे हैं। दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहले जापानीज खेती को थोड़ा जान लेते हैं। जापानीज खेती मैंने बताया कि उन लोगों ने थोड़ा सा बीज देके हमसे बीज तैयार करवाया और उसके बाद मार्केट दिलवाया। तो मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में राइस है। इस राइस की प्रजाति का नाम है कोशिकरी। ये जापानीज नाम है कोशिकरी। दूसरा, जिसका मूल भाव अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे, 15,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। तो मान लीजिए आप 150 रुपए पर किलो के हिसाब से उसका मार्केट रेट है जी। दूसरा हमारे पास है सोयाबीन। सोयाबीन में फली भी बिकती है, दाना भी बिकता है। जब कच्ची फली बिकती है तो उसको ये लोग स्नैक्स में बॉइल्ड करके स्नैक्स में खाते हैं कि इसके दाम भी बहुत अच्छे ढंग से मिल जाते हैं। आपको 100, 120, 30 रुपए किलो इसके दाम मिल जाते हैं जी। और ये पौष्टिक है। मैं तो बोलता हूँ कि पहाड़ में सोयाबीन की ज्यादा खेती होनी चाहिए, क्योंकि सोयाबीन में बहुत अच्छा, आपने फली भी ले ली, दाना भी ले लिया। तीसरा, आप जो बचता है उसका मतलब लास्ट वाला, उसका आप सत्तू बना सकते हैं। और सत्तू बना के आप मार्केट में बेचिए, बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। चौथा, वो खेती के लिए बहुत, उसके अंदर उसमें इतनी पत्तियां होती हैं कि पत्तियां जमीन में आएंगी तो खाद बनाएंगी और इसकी जड़ों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। देखिए कितना अच्छा है, मतलब कोई भी चीज बेकार नहीं जा रही है, भूमि को उपजाऊ भी बना रही है। उपजाऊ भी बना रहा है। और कौन से आपने जापानीज उत्पाद? उसमें एक मूली भी है, उसका नाम बडौक है और हम मतलब हिंदी में उसको गोबो बोलते हैं जी। और पांचवी चीज है लीक। लीक दो तरीके की होती है, एक इंडियन लीक और एक जापानीज लीक। इंडियन लीक लहसुन की तरह होती है, जबकि जापानीज लीक प्याज की तरह होती है। ये जापानीज लोग क्या करते हैं, इसका मतलब सूप बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे मार्केट देहरादून में आ गया तो ये लोग सब्जी के रूप में भी लेते हैं, होटलों में भी इसकी सप्लाई देते हैं। तो जापानीज ये प्रजातियां हैं, यहाँ पर इनका उत्पादन आसानी से हो जाता है? यहाँ का क्लाइमेट और जापान का क्लाइमेट कुछ मिलता जुलता है, ज्यादा क्षेत्र मिलता जुलता है। तो वो लोगों ने ये सोच के किया है कि हमारा प्रोडक्ट हमें ताजा किस प्रकार मिल जाए, क्योंकि जापान की मुद्रा और इंडिया की मुद्रा में बहुत बड़ा फर्क है। तो इन लोगों ने इसी चीज को मान के यहाँ पे इस चीज का उत्पादन करवाया और फिर हमको मार्केट देके फिर हम लोगों ने इसको शुरुआत की है। अच्छा, तो अच्छा खासा दाम मिल रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा खासा दाम मिल रहा है। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा हट के खेती करिए। आपको बोलते हैं कि पहाड़ में नहीं होता, सब कुछ होता है जी। थोड़ा सा अब
अपनी जो पहाड़ की खेती है इसके बारे में भी आपसे जानते हैं कि कौन कौन से पहाड़ी अनाज आप उगा रहे हैं। हमारी जो सगलाना बेल्ट है वो कैश क्रॉप के लिए जानी जाती है। जी। उसमें पत्ता गोभी है, आलू है, मूली है, मटर है, धनिया है, ये सब चीज़ें होती हैं। और मुख्य रूप से आलू होता है। जी। आलू को तुमड़ी आलू बोलते हैं। जी। और तुमड़ी आलू ही पहाड़ का आलू है। आज अलग अलग बीज आ गए हैं, गोल वाला आ गया है और चीज़ें आ गई हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि अपनी पहचान बनाने के लिए तुमड़ी आलू लगाना टेस्टी भी होता है और उसमें पहचान भी है पहाड़ की। बिल्कुल। इसके अलावा क्या मोटे अनाजों की भी कुछ खेती बाड़ी करते हैं? मोटे अनाजों की खेती करते हैं लोग, लेकिन कैश क्रॉप में ऐसा हो जाता है कि वो 2-2, 3-3 महीने के अंतराल में सब्जियां हो जाती हैं। और मोटे अनाज में जैसे मंडुआ, झंगोरा, चौलाई, दालें जो भी हैं, ये 6 महीने कम से कम समय लेती हैं। जी जी जी। तो किसान को तो मैं ये बोलता हूँ दोनों तरीके की खेती वैसे अपनानी चाहिए। इसलिए अपनानी चाहिए कि क्योंकि फसल की मतलब खेत की अदला बदली हो जाती है। जी। और अदला बदली होना मतलब उसका अच्छा उत्पादन के लिए ये जरूरी भी है। तो जैपनीज खेती की बात करें चाहे पहाड़ी खेती की बात करें, रसायनों का प्रयोग करते हैं आप या फिर जैविक ही कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा तो जैविक चलता है, पूर्ण रूप से जैविक चलता है। अच्छा जी। तो बाजार की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तरह तरह के उत्पाद आपके पास हैं जी। कहाँ पर आप इनको बेचते हैं, क्योंकि मार्केट की समस्या हमारे किसान साथियों के सामने रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट जैपनीज वाला जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट तो हमारे पास अवेलेबल है। जी। लेकिन जो वैसे वाला मार्केट है सब्जियों का मार्केट, तो हम एक हाट लगाते हैं देहरादून के विकास भवन सर्वे चौक में। अच्छा। और हर रविवार को वहाँ पे सुबह सुबह अपना प्रोडक्ट ला के वहाँ पे बेचते हैं। मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप मंडी को छोड़ के जो बीच की मीडिएटर हैं उनको छोड़िए, आप डायरेक्ट क्रेता और विक्रेता दोनों में पहुँचने की कोशिश करें, जिससे किसान को उसका अच्छा दाम मिल सके। बिल्कुल। इसके अलावा क्या किसी एफपीओ से भी आप जुड़े हैं? जी, मैं एक एफपीओ, नाबार्ड के एफपीओ से भी जुड़ा हूँ और वो भी अपना काम कर रहा है। जी। तो आधुनिक खेती के बारे में हमारे किसान साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि परंपरागत खेती अगर हम करते रहेंगे तो हम देखते हैं कि इससे थोड़ा सा हमें जो फायदा है वो कम हो रहा है। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, आधुनिक बीजों का इस्तेमाल, तरह तरह के आधुनिक चीजें हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो खेती बाड़ी में अच्छा फायदा हमें हो सकता है। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। तो मैं तो बोलता हूँ कि खेती के साथ आप 3 चीज़ों को लेके चलिए, एक पशुपालन और एक बागवानी। बागवानी पहाड़ में इतना अच्छा एक विकल्प है कि आप अखरोट लगाइए, आप सेब लगाइए, आप नाशपाती लगाइए, आप कागजी नींबू लगाइए। अगर आप अखरोट लगाएंगे तो 4-5 साल में ये दाना शुरू कर देगा अखरोट, और मार्केट रेट इसके 300-400 रुपए आराम से आपको मिल जाते हैं। और वो किसान के लिए क्या होगा कि एक अतिरिक्त आय का साधन हो जाएगा। तीसरी चीज, जिस किसान को ये सोचता है कि मेरे को भविष्य में मेरे लड़के देते हैं या बहू नहीं देगी, तो वो पेड़ देगा आपको, वो आपको एक पेंशन बन जाएगी। बिल्कुल। उसका आय का एक बहुत बड़ा एक साधन बन जाएगा उसके बुढ़ापे के लिए। तो आप भी करते हैं पशुपालन और ये बागवानी? बिल्कुल, हमारे पास भैंसे हैं जी। हमारे पास अपने अखरोट के पेड़ हैं, हमारे पास सेब के पेड़ हैं। इतना तक कि हमने शुरुआत कीवी के पेड़ों से भी की, जो नए तौर के में कि जिसकी आवश्यकता मार्केट में भी रेट मिल रहे हैं, और हम कर रहे हैं उस चीज़ को। जी। तो खेती बाड़ी को आपने आधुनिक तरीके से अपनाया और अच्छा खासा लाभ आप कमा रहे हैं। तो कार्यक्रम में चलते चलते रमोला जी, आप हमारे किसान साथियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से खेती करिए, और पहाड़ में थोड़ा सा जंगली जानवरों का है वहाँ पे, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा अगर वो जंगली जानवरों पे अगर कुछ अंकुश लगा सके तो पहाड़ भी बचेगा, पलायन भी बचेगा। और पहाड़ के लोगों को तो मैं ये बोलता हूँ कि खेती न छोड़े, अपने गांव को न छोड़े, क्योंकि इतना बड़ा कोरोना काल आया तो लोग गांव की तरफ लौटे हैं। और अपनी खेती को, अपनी मातृभूमि को और अपनी संस्कृति को बचाएं। बिल्कुल। और अगर हमें जानकारियां होंगी तो हम सरकार से भी तमाम प्रकार की सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल, सरकार अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रही है, हमें उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो रमोला जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी नमस्कार।